चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो सुनिए, डिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगेन ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वैसी ही बात है, कोई रिंग, डिस्क, सॉलिड, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, एक चार्ज बॉडी हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा है कि सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से बहुत दूर कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, कोई भी एक दूसरा चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, लेट से वो क्यू है। ये 1 कूलम का नहीं है, किसी भी मैग्नीट्यूड का एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। और फिर से मैं आपको वही काम कह रहा हूं कि इस क्यू यूनिट के चार्ज पार्टिकल को उठाइए और उठाकर इन्फिनिटी से बिल्कुल धीरे 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 इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर चले आइए। ऐसा करने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि आपको चार्ज पार्टिकल को धीरे से लेकर आना है। धीरे से लेकर आने में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो आपका वर्क है, ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से उठकर यहां पर आ गया, तो ये जो आपका वर्क है, यही वर्क डन, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। यदि मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के करस्पॉन्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिख सकता हूं क्या? तो मैं कह रहा था धीरे धीरे लेकर आना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, यही सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? इनफाइनाइट था। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। कैसा वर्क? तो आप इसी बात को एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एजेंट का वो वर्क है जो इस सिस्टम को असेंबल करने में किया गया है। फिर आप बोलेंगे सिस्टम में तो 2 जने हैं, एक ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा वो क्यू। तो आप फिर से सुनिएगा इस बात को। ऐसा है कि मान लेते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये वाला भी शुरुआत में इंफिनिटी पे ही था, फिर इंफिनिटी से पहले इसको लेकर आए यहां, ये अभी इंफिनिटी पे ही है ये। तो इंफिनिटी से इसको यहां लेकर आने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। ये यहां आ गया, अब दूसरे वाले को लेकर आएंगे तो इसकी फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो वर्क करना पड़ा है वो बस इसी क्यू को यहां तक लेकर आने में करना पड़ा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इस पॉइंट का नाम मैंने पी निकाला हुआ है, मतलब पॉइंट का नाम तो कुछ भी निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये तो आप बोलेंगे ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से बताओ। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क इज इक्वल टू 0। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन मूविंग दी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये माइनस साइन हटाने के लिए क्या जुगाड़ है? तो माइनस साइन हटाने के लिए जुगाड़ है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। दिस इज ऑल्सो सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पड़ा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से छोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा इस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी तक भगाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस सिस्टम का है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी आइसोलेटेड बॉडी की नहीं होती है, हमेशा किसी पेयर के लिए ही डिफाइन किया जाता है। जब तक ये अकेला था तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, जैसे ही इंफिनिटी से ये यहां आ गया तो एक पेयर यानी कि एक सिस्टम बन गया, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पेयर के लिए ही डिफाइन किया जाएगा, आइसोलेटेड बॉडी के लिए नहीं, ठीक है। चलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में एक दो बातें हम लोग कर लेते हैं। ज्यादातर बातें तो कहीं सुनी ही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर टर्म है, पर ये
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जो SI यूनिट होगा वो SI यूनिट जूल्स होगा। हालांकि जूल्स ही एनर्जी की इकलौती यूनिट नहीं है, ये SI है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कभी कभार आपको एक दूसरी यूनिट और देखने को मिलेगी, विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे तो ये ज्यादातर मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिलता है, पर कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखने को मिलेगा कि एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल के। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही छोटी यूनिट है एनर्जी की, ठीक है। और ये एनर्जी जो है इन्फिनिटी पर हम लोग जीरो असाइन करके चल रहे हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम से मेरे कहने का मतलब है कि ये एक पॉइंट है A, ये एक दूसरा पॉइंट है B, और A और B के बीच का सेपरेशन है R। ऐसा है कि इधर कहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है Q1, ठीक है। इन्फिनिटी पर पड़े हुए इस चार्ज पार्टिकल Q1 को इन्फिनिटी से उठाकर धीरे 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 A तक लेकर आना है। ऐसा करने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा क्या? चलिए देख लेते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बताइए इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, तो आप बोलेंगे कि इन्फिनिटी से पॉइंट A तक एक 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को जब लेकर आना होता था तो वर्क करना पड़ता था पोटेंशियल एट पॉइंट A के बराबर का। अभी आप किसको लेकर आ रहे हैं? तो आप Q1 को लेकर आ रहे हैं। तो 1 कूलम के लिए जो वर्क था उसको यदि Q1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। ओके, फिर पता चला कि A के आस पड़ोस में कुछ दूसरा बॉडी है ही नहीं। A के आस पड़ोस में कोई दूसरी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से A पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है। A पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो एक 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल के लिए भी वर्क जीरो था, तो Q1 चार्ज पार्टिकल के लिए भी वर्क कितना होगा? जीरो। चलिए अब ये यहां आ गया। अब क्या हुआ? अब Q1 यहां आ गया। अब हम लोग फिर से गए इन्फिनिटी पर और यहां से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 पकड़ा और उस Q2 को इन्फिनिटी से धीरे 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 उठाकर अब B तक लेकर आ रहे हैं। तो इस Q2 को इन्फिनिटी से B तक लेकर आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इज, फिर से वही बात कि यदि 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को लेकर आना होता तो कितना वर्क करना पड़ता? पोटेंशियल एट पॉइंट B के बराबर। अभी आप किसको लेकर आ रहे हैं? Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो Q2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, है ना। अब B पर पोटेंशियल है, किसने बनाया? A1, मतलब A पर बैठे हुए चार्ज पार्टिकल Q1 ने कितना पोटेंशियल बनाया? तो K Q1 बाई R के बराबर का, इसको Q2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, दिस कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 बाई R। तो ये एक तरीके से, ये इसको एक बार के लिए मैं W1 बोल देता हूं, इसको एक बार के लिए W2 बोल देता हूं। आपसे कोई पूछे कि इस सिस्टम को असेंबल करने में, मतलब अब ये यहां पर Q2 भी आ चुका है, तो इस सिस्टम को असेंबल करने में टोटल कितना वर्क करना पड़ा? सिस्टम को असेंबल करने से मेरे कहने का मतलब है चार्जेस पहले इन्फिनिटी पर थे, एक एक करके इन्फिनिटी से आप लेकर आए हैं, तो सिस्टम को असेंबल करने में जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन जो है वो W1 प्लस W2 के बराबर है। भाई W1 तो जीरो ही है, तो दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R के बराबर है, और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। यानी एक्सटर्नल एजेंट जो टोटल वर्क डन कर रहा है इस सिस्टम को असेंबल करने में, वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की। ध्यान रखिएगा कि Q1 और Q2 दोनों को विथ साइन लिखना है, विथ साइन लिखना है। यानी चार्जेस पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों में से कोई सा भी एक नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दोनों नेगेटिव होता तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R। तो इस पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म बन जाता है
विच इज के Q1 Q2 बाई आर के बराबर होता है। ओके, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक पेयर के लिए एक टर्म है के Q1 Q2 बाई आर। इस बात को इतना स्ट्रेसफुली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, पहले एक बार के लिए एन पॉइंट चार्ज सिस्टम भी पढ़ लेते हैं, फिर सवाल इकट्ठा करेंगे। ठीक है, एक ही बार में करेंगे। ठीक है, सुनिए, एन पॉइंट चार्ज सिस्टम से कहने का मतलब, एन पॉइंट चार्ज सिस्टम से कहने का मतलब है कि जैसे एक चार्ज हमारे पास यहां पर Q1 है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, तीसरा पॉइंट चार्ज Q3 है, चौथा पॉइंट चार्ज Q4 है, पांचवा Q5 है, Q6 है, Q7 है, Q8 है, Q9 है, ये nth चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप तो ऐसा बोलेंगे कि एक काम करो, सारे चार्ज पार्टिकल को फेंक दो इन्फिनिटी पे, और फिर एक एक करके इनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर उठाकर लेकर आओ। ऐसा करने में जो एक्सटर्नल एजेंट टोटल वर्क करेगा वही कहलाएगा टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। रेस्पेक्टिव पोजीशंस मतलब Q1 का जैसे रेस्पेक्टिव पोजीशन ये है, Q2 का ये है, एंड सो ऑन। तो दिस इज सेट टू बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से तो होता नहीं है, जब भी होगा किसी पेयर की वजह से होगा, है ना? तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें यदि लिखना है तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, Q1 कितनों के साथ पेयर बना रहा है सबका लिख दो, मतलब Q1 का दूसरों के साथ कितने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो लिख देते हैं। फिर इसी तरीके से Q2 जितने के साथ पेयर बनाएगा उसको लिख देंगे, फिर उसके साथ Q3 जितनों के साथ पेयर बनाएगा उसको लिख देंगे, एंड सो ऑन, काउंट कर लेंगे लास्ट को। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था, एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा पेयर की वजह से ही होगा। मेरे कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पहले 1 2 का लिख देंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 1 3 का लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1 4 का लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1 n का लिख देंगे। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। फिर इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी 2 का 1 के साथ लिख लिया है, 2 का 1 के साथ लिख लिया है, तो 2 का किसके साथ लिखेंगे? 2 का 3 के साथ लिख देंगे, 2 का 4 के साथ लिख देंगे, 2 का 5 के साथ लिख देंगे, 2 का n के साथ लिख देंगे। आई बात समझ? फिर से पोटेंशियल एनर्जी 3 का 2 के साथ लिखा जा चुका है, 3 का 1 के साथ लिखा जा चुका है, तो 3 का 4 के साथ लिख देंगे, 3 का 5 के साथ लिख देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जोड़ते जो n-1 वाला टर्म होगा उसका n के साथ लिख देंगे, खत्म। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे जरा एक बार उसके बारे में बात कर लें। तो ये हमारे पास देखिए, ये 1 से लेकर के n तक, मतलब एक का n के साथ बनाया है, तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे? n-1 टर्म्स बनेंगे इसमें, पहले वाले में। इसमें दूसरे में कितने टर्म्स बनेंगे? n-2 बनेंगे। तीसरे में कितने टर्म्स बनेंगे? n-3 टर्म्स बनेंगे। लास्ट में कितना टर्म बना? 1। ये तो समेशन आ गया किसका? n नंबर का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। लेकिन हमें अभी n नंबर नहीं जोड़ना है, n-1 नंबर जोड़ना है, तो इसी में n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए। n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज n इंटू n-1 बाई 2 हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इतने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे आपके एक्सप्रेशन में, समझ रहे हैं? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता ये है कि आप सिंपल मुझे बताइए टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब सॉरी टोटल कितने चार्जेस हैं? टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। मैं यही बात आपको एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं कि टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस हैं,
पोटेंशियल एनर्जी फिर से वही बात, एक आइसोलेटेड पेयर की वजह, सॉरी एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से होगा नहीं, जब भी होगा एक पेयर की वजह से होगा। तो n नंबर ऑफ चार्जेस में से 2 चार्ज पार्टिकल छांटने का कितना तरीका होता है? NC2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो पढ़ा होगा ना कि n चार्जेस में से एक बार में कोई 2 चार्ज सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो है NC2। ठीक है, आ रही है बात समझ? और NC2 को क्या लिखते हैं? NC2 को क्या लिखते हैं? क्या? n फैक्टोरियल भी तो n इंटू n माइनस 1/2 के बराबर ही होता है। तो आप सीधा ये याद रख लीजिए, n फैक्टोरियल भी किसके बराबर होता है? n इंटू n माइनस 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे सिंपली कहने का मतलब ये था कि यदि आपके पास n चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिएगा, कितने टर्म्स लिखने हैं। हर टर्म के लिए एक्सप्रेशन है k q1 q2 बाई r, मतलब q1 q2 बदलता रहेगा, r बदलता रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए ये ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? NC2। सिंपल। तो सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम में ऐसा है कि जैसे ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये एक पॉइंट है C। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है x, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है y, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है z। मैं दोनों मेथड एक बार के लिए आपको बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का जो बिल्कुल बेसिक तरीका है वो तो ये है, मेथड नंबर 1, कि आप ऐसा समझिए एक बार के लिए कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तीनों शुरुआत में इंफिनिटी पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तीनों शुरुआत में कहां पर पड़े हैं? इंफिनिटी पर। कि एक चार्ज पार्टिकल है वो इंफिनिटी पर पड़ा हुआ है, तो इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उठा करके Q1 को कहां पर लेकर आना है? A पर। तो ऐसा करने में जो वर्क है उसका नाम वर्क नंबर 1 रख देता हूं। तो वर्क नंबर 1 से मेरे कहने का मतलब है वर्क डन इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू A। कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। फॉर्मूले वाइज वर्क करना पड़ेगा भाई। 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल लेकर आना पड़ता तो पोटेंशियल एट पॉइंट A, अभी Q1 लेकर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट A इंटू Q1। फिर याद आया कि A पर तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है क्योंकि A के आस पड़ोस में कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको इंफिनिटी से यहां तक लेकर आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब ये आ चुका है, इधर इंफिनिटी पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल पड़ा है Q2, उसको इंफिनिटी से B तक लेकर आना है। ठीक है, अब ऐसा करने में जो वर्क है उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं एक बार के लिए वर्क नंबर 2। वर्क नंबर 2 से मेरे कहने का मतलब है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B किसके बराबर होगा? तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B इंटू Q2। कूल। तो B पर पोटेंशियल किसने बनाया? B पर पोटेंशियल A पर बैठे हुए चार्ज पार्टिकल ने बनाया। कितना बनाया? k Q1 बाई x के बराबर। तो ये हो गया आपका वर्क नंबर 2। ठीक है, अब ये भी यहां आ गया। अब फाइनली इंफिनिटी से तीसरे चार्ज पार्टिकल Q3 को जब आप C पर लेकर आएंगे तो फिर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना? W3 के बराबर, which is work done in moving the charge particle from infinity to point C, which is potential at point C into Q3। C पर ये भी पोटेंशियल बनाएगा और ये भी पोटेंशियल बनाएगा। ये कितना बनाएगा? ये बनाएगा k Q1 बाई Z के बराबर का प्लस k Q2 बाई Y के बराबर का दूसरा Q2 वाला चार्ज। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको Q3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ रहा है k Q1 Q3 बाई Z प्लस k Q2 Q3 बाई Y। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो इन सभी वर्क का समेशन है, विच इज k Q1 Q2 बाई x प्लस k Q1 Q3 बाई z प्लस k Q2 Q3 बाई y होगा ना? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। चलिए, ये तो मेहनत वाली बात हो गई। आप हर बार इतना मेहनत मत कीजिएगा, हर बार इतना मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये याद करेंगे भाई कि पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर की वजह से ही होगा ना। तो कितने पेयर बनेंगे, दैट इज कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स
इज इक्वल टू NC2 होता है, विच इज इक्वल टू n इंटू n-1/2 होता है। n की वैल्यू है 3, यानी 3-2/2 बोले तो 3 टर्म्स बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। कौन कौन से वो पेयर हैं? तो वो पेयर हैं, पहला पेयर ये वाला विच इज इक्वल टू k q1 q2 बाई x, दूसरा पेयर ये वाला k q2 q3 बाई y, फिर तीसरा पेयर ये वाला विच इज k q1 q3 बाई z। खत्म। एक बार में आप लिख सकते हैं एक बार में आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। NC2 टोटल नंबर ऑफ तरीके हैं n चार्जेस में से एक बार में 2 चार्ज सेलेक्ट करने का। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि n चीजों में से 2 चीज एक बार में कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके कितने तरीके होंगे। तो उसके तरीके होंगे NC2 यानी n इंटू n-1/2, ठीक है। मतलब जैसे कि ये 3 चार्जेस है ना, तो एक बार में किसी 2 को सेलेक्ट करना है, तो किन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं? इन दोनों को, इन दोनों को, नहीं तो इन दोनों को। 3 तरीके हो गए ना, ठीक है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारे पास क्या है कि 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, ये किसी स्क्वायर के साइड पर रखे हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने टर्म्स होंगे पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं NC2 के बराबर, विच इज 4C2, यानी कि 4 इंटू 3/2। तो टोटल 6 टर्म्स यानी कि 6 पेयर होंगे। 6 टर्म से मेरे कहने का क्या मतलब है? 6 पेयर होंगे। तो पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये और चौथा पेयर ये। तो 4 तो ऐसे पेयर हैं, 4 तो ऐसे पेयर हैं जिसमें किसी भी 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन a है। तो सीधा लिख लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई a, ठीक है। क्या इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं? ये तो भी 4 ही हुआ। तो 2 और पेयर हैं। कौन से 2 पेयर? ये डायगोनल वाले, डायगोनल वाला ये 5वां पेयर, ये 6ठा पेयर। तो फिर से 2 ऐसे पेयर हैं जिनमें किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन √2a है। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल ये है कि 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, जो 8 वर्टेक्स हैं क्यूब के उस पर रखा हुआ है। ये सारे आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, आइडेंटिकल। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है सबसे पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसका बताइए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। अच्छा, ये फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज व्हेन दे आर ऑन द क्यूब, ऑन द साइड ऑफ क्यूब 12 इफ रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। हर एक चार्ज पार्टिकल, वो तो दूसरा पार्ट है, पहले दूसरे पार्ट पर भी आएंगे, पहले पहला वाला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट ये है कि ये क्यूब है, सारे चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल्स हैं, सबके पास चार्ज क्यू है, मास m है। तो इस सिस्टम की पहले पोटेंशियल एनर्जी तो बताइए। तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखने के पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। कितने टर्म्स बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज NC2 होता है। n की वैल्यू 8 है, तो दिस इज 8 इंटू 7/2। तो टोटल 28 टर्म्स बनेंगे, 28 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। चलिए ये लिखते हैं। तो देखिएगा, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। 4 ऊपर वाले छत पे ऐसे पेयर्स हैं जिनमें किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है? तो क्यूब ऑफ साइड ए दे रखा था ना, ए है, ठीक है। मतलब ऐसे क्यूब में इमेजिन कीजिए, एक ये वाला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर।
4 ऐसे पेयर हो गए जिसमें चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन ए है। 4 पेयर ऊपर हैं, 4 पेयर नीचे हैं, 8 हो गया, 8 हो गया। 9th पेयर, 10th पेयर, 11th पेयर और 12th पेयर। तो कुल मिलाकर 12 ऐसे पेयर हैं जिनमें किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है, ए है। तो दिस इज 12 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए। 28 में 12 लिख दिया, ठीक है। चलिए बाकी बचे हुए को ढूंढते हैं। तो अब देखिएगा, जैसे ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में ये जो फेस डायगोनल है, इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है, √2a। √2a होता है ना। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। तो यदि एक फेस में दो ऐसे पेयर हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन √2a है, तो टोटल क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 हैं। एक फेस पर दो पेयर है, तो 6 फेस पर फिर से 12 ऐसे पेयर बनेंगे जहां पर चार्जेस फेस डायगोनल पर प्रेजेंट होगा, चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन √2a होगा। तो फिर से 12 के क्यू स्क्वायर बाय √2a हो गया। 12 12 24, बचा कौन, 4। तो ये 4 कौन बच गए, आइडिया लग गया। ये बॉडी डायगोनल वाले बच गए। बॉडी डायगोनल वाला 1 2 3 4, ये चारों 4 पेयर बना लेगा। तो 4 वो पेयर बन गए जिनमें किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है। बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a। ये लीजिए भाई, ये आ गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए अब हम लोग इधर से ही इसके दूसरे पार्ट को देखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या है ये, तो दूसरा पार्ट ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज व्हेन दे आर ऑन द साइड ऑफ 2l इफ रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। जैसे सारे चार्ज पार्टिकल को आपने छोड़ दिया, भागो, तो सब एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से भागेंगे। तो कभी ना कभी ये, जैसे स्क्वायर की साइड अभी a है, 2l नहीं 2a कर दीजिएगा। इसको क्या कर दीजिएगा, इसको काट के 2a कर दीजिएगा। तो कभी ना कभी ये चार्जेस एक ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2a होगा। तो उस समय सभी चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड होगा, क्योंकि अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है। हर चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स एक जैसा रहा होगा, हर चार्ज पार्टिकल पर एक्सेलरेशन एक जैसा आएगा। सबको साइमल्टेनियसली रेस्ट से छोड़ा है, तो सबकी स्पीड भी एक जैसी होगी। ओके ओके, अब सुनिएगा, जब ये चार्ज पार्टिकल भागे हैं, मतलब ए साइड वाले क्यूब से 2a साइड वाले क्यूब तक पहुंचे हैं, तो इस ड्यूरेशन में इन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम किया है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो यहां प्रेजेंट ही नहीं है। तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कितना है, 0। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, 0। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं होता है तो हम लोग लगाते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर होता है फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल के। ऑलराइट, इनिशियल काइनेटिक बोले तो सारे चार्ज पार्टिकल रेस्ट से छोड़े गए थे, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो ये है हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोले तो ½ एक चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ऐसे 8 पार्टिकल्स हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो तब की पोटेंशियल एनर्जी जब किसी भी चार्ज पार्ट, मतलब ये जो चार्जेस हैं वो एक ऐसे क्यूब पर हैं जहां पर साइड 2l के बराबर है, तो बस ऊपर वाले, सॉरी 2a के बराबर है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशंस में जहां कहीं पर भी a लिखा हुआ है उसको 2a से रिप्लेस कर देंगे। तब भी तो ऐसे 28 टर्म्स ही बनेंगे, बस सेपरेशन कितना हो चुका है, 2a हो चुका है। अरे ये बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये रहा, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 12 के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस 12 के क्यू स्क्वायर
बाय √2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 4k² बाय √3 टाइम्स ऑफ 2a। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस फाइनल वाले को इधर ले आइएगा, इनिशियल में से फाइनल माइनस कीजिएगा। ठीक है, और फिर यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए इसको होमवर्क में निकाल के मुझे बताइएगा। अभी मैं इसी में एक और सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, इसी में एक और सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। सुनिएगा, इसी में यदि मैं पूछता कि यदि मैं इसका नाम निकाल देता, कुछ ये प्लस था, ये भी प्लस था, प्लस था, प्लस था, जैसे इसका हम लोग नाम निकाल दे रहे हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अभी सबको रिलीज नहीं किया है, किसी एक को रिलीज किया है। लेट से हम लोगों ने रिलीज कर दिया सी को। ठीक है, सी को क्या किया, रिलीज कर दिया। इफ सी इज रिलीज्ड कीपिंग अदर पॉइंट चार्जेस फिक्स्ड एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, देन फाइंड स्पीड ऑफ सी when it reaches infinity। सी को छोड़ दिया तो सी कहां चला गया, कभी ना कभी तो इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि सी की स्पीड उस समय कितनी होगी जब क्यूब का मतलब साइड ए था, उस समय रिलीज किया है। ठीक है, तो सुनिएगा देखिए, तो यहां पर आप फिर से क्या बोलेंगे, लगाना तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, इतनी सी बात तो तय है स्पीड निकालने के लिए। तो आप फिर से यही बोलेंगे कि शुरुआत की काइनेटिक प्लस शुरुआत का पोटेंशियल इज बाद की काइनेटिक प्लस बाद का पोटेंशियल। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी के कितने टर्म्स थे, 28 टर्म्स थे, 28 टर्म्स थे। ठीक है, बाद में काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, सिर्फ इस इकलौते चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी 12mv²। तो बाद में ये तो चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी के कितने टर्म्स बनेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के अब 28 टर्म्स नहीं बनेंगे क्योंकि सिर्फ 7 चार्ज पार्टिकल ही आपके पास रह गए। तो 7c2 यानी कि 7 × 6/2 21 टर्म्स बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में टोटल 21 टर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सुनिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज 28 टर्म शुरुआत वाला में से बाद वाले 21 टर्म्स को माइनस करने के बाद आएगा। ओके, तो 7 टर्म्स आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि शुरुआत वाला 2800 टर्म लिखिए, बाद वाला 2100 टर्म लिखिए, काटिए पीटिए, या नहीं तो आप ऐसा सोच लीजिए ना कि वही सिर्फ 7 टर्म्स लिख देते हैं सीधा, जो इसके जाने की वजह से अब नहीं बन रहा है। तो इसके जाने की वजह से कौन से 7 टर्म्स नहीं बनेंगे, जो ये यहां बैठकर बाकी 7 पार्टिकल्स के साथ बना रहा था। भाई कौन से 7 टर्म नहीं बनेंगे, जो जब ये इंफिनिटी पर पहुंच गया तो अब वो नहीं बना रहा होगा 7 टर्म्स, जो जब ये शुरुआत में यहां पर बैठा हुआ था तो 7 अलग अलग चार्ज पार्टिकल के साथ पेयर बना रहा था। कौन कौन से 7 पेयर्स बना रहा था, तो पहला पेयर ये बना रहा था, दूसरा पेयर ये बना रहा था, तीसरा ये पेयर बना रहा था। मतलब 3 ऐसे पेयर बना रहा था जिसमें चार्ज पार्टिकल इससे a डिस्टेंस की दूरी पर थे। तो इन 7 टर्म्स को मैं क्या लिखूंगा, kq²/a। 3 ऐसे टर्म्स हैं, 3 ऐसे टर्म्स हैं जो a डिस्टेंस वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 3 ऐसे टर्म्स होंगे, ये फेस डायगोनल वाले, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पीछे वाला। 3 ऐसे टर्म होंगे जिनमें
इस चार्ज पार्टिकल से इन तीनों के बीच का सेपरेशन जो होगा वो √2a के बराबर होगा, जो इसके फेस डायगोनल पर होगा, है ना। तो 3 ऐसे टर्म बनेंगे जहां पर सेपरेशन √2a के बराबर होगा। फिर एक ये बॉडी डायगोनल वाला बना रहा होगा, है ना, एक बॉडी डायगोनल वाला बना रहा होगा, तो उसके लिए KQ²/√3। तो ये लीजिए, आ गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। आई बात समझ। आप ऐसे भी कर सकते थे कि शुरुआत के 2800 लिख दीजिए, बाद के 2100 लिख दीजिए, काटिए पीटिए, यही बचेगा। लेकिन ये ज्यादा आसान होता है यदि आप बाद के ही साथ लिखते हैं। तो आगे बढ़े, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि हमारे पास एक तो अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बता दी गई है, इज हेडिंग टुवर्ड्स स्टेशनरी न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर है 50। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये फिगर मैंने दे दिया गया है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पर का जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, लेकिन पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल काफी दूर से आ रहा है, काफी दूर से, और ये जो न्यूक्लियस है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो +ZE, यानी कि कितना है मास नंबर 50 ना, तो 50E के बराबर है, ठीक। अल्फा पार्टिकल यहां से आया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, इस पर फोर्स या एक्सेलरेशन इधर है, तो इसकी वेलोसिटी घटते 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 यहां कहीं आकर वेलोसिटी घटकर कितनी हो चुकी है, 0। तो इसी पोजीशन पर इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराया जा सकता है। अच्छा, आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो यहां चिपका हुआ है, क्या इस पर भी कोई फोर्स रहा होगा? मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अल्फा पर लगेगा उतना ही तो न्यूक्लियस पर लगेगा। तो एक लॉजिक तो मैं ये दे दूंगा कि चलिए न्यूक्लियस काफी भारी है तो वो आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन फिर आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा भी पूछ सकते थे कि कोई एक चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसा आ रहा है पॉजिटिव, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, यदि आपने इसे फिक्स किया हुआ है तो हो सकता है यहां कोई नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स हो जो इस फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल को मूव ना करने दे रहा हो। क्या तब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। भले ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क थोड़ी होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस फिक्स चार्ज पार्टिकल पर होगा। जहां पर फोर्स है उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो अब भी यदि एक चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड भी है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है हो, लेकिन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तब भी 0 होगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब भी वैलिड होगा। ओके तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा था इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसे मैं K अल्फा लिख लेता हूं, और इनिशियली दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 लिख देता हूं। ओके फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस KQ1Q2/R है। तो यहां से हमारे पास R कितना आ चुका है? R आ चुका है KQ1Q2 बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है। K आपका वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट है, विच इज 9 × 10⁻⁹ है। Q1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है, विच इज +2E है। Q2 न्यूक्लियस का चार्ज है, विच इज 50E है। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 10 × 10⁻⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁻19। तो इससे एक E तो कैंसिल आउट हो गया भाई, ये भी तो E यानी कि यही इसी का चार्ज ही है ना। तो आपको क्या कैलकुलेट करना रहता है? ये 6 से, ये 7 से, ये 9 कैंसिल आउट हो गया तो 2 रह गया, ठीक है। तो आपके पास है ये 9, तो ये R जो है वो 50 × 2 100 × 9 यानी 900 × 10⁻² इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई,
चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा है कि प्रोटॉन मूव्स विथ स्पीड u डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। तो यहां पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर एक बार के लिए चार्ज मैं q लिख देता हूं, बाद में इसे प्लस e लिख दूंगा, ठीक है। प्रोटॉन का कुछ मास भी होगा, वो m मान लेते हैं। ये शुरुआत में क्या है, रेस्ट पर ऑलराइट। एक दूसरा फ्री प्रोटॉन है, एक दूसरा फ्री प्रोटॉन है, ठीक है। सॉरी, प्रोटॉन मूव्स विद स्पीड u डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। मतलब ये फ्री है, फ्री से मेरा मतलब है फ्री टू मूव है। फ्री से क्या मतलब समझ आ रहा है कि दिस इज फ्री टू मूव। और एक दूसरा प्रोटॉन जो यहां पर है q, इसको किसी u स्पीड से आपने इसकी तरफ थ्रो कर दिया है, ठीक है। ये काफी दूर से, काफी पीछे से आ रहा है, लेट्स से इंफिनिटी से ही आ रहा है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या होगा, ये जैसे 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 आगे आएगा तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे सेपरेशन घटेगा तो वो फोर्स घटेगा, सॉरी, जैसे जैसे सेपरेशन घटेगा वो फोर्स बढ़ेगा। तो इस पर फोर्स काम कर रहा होगा ऐसा, और इस प्रोटॉन पर फोर्स काम कर रहा होगा ऐसा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इधर एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो ये शुरुआत में रेस्ट पर था, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका क्या होगा, तो इसकी वेलोसिटी है इधर, इस पर फोर्स है इधर, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। समझ रहे हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी घट रही है। घटते बढ़ते घटते बढ़ते कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी बराबर। जिस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, उसी इंस्टेंट पर दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बियॉन्ड फिर क्या होगा, इस पर तो फोर्स कंटिन्यूअसली इसी दिशा में है, इस पर फोर्स इसी दिशा में कंटिन्यूअसली, तो इसकी वेलोसिटी फिर और बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी और घट जाएगी, तो सेपरेशन फिर से बढ़ने लग जाएगा। आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मिनिमम सेपरेशन पर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। चलिए भाई तो सबसे पहली बात कि वो वेलोसिटी है कितनी, तो वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। क्यों भाई लीनियर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल को एक सिस्टम मान लें तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले प्रोटॉन पर है, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे प्रोटॉन पर है। तो पूरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर होगा पूरे सिस्टम के फाइनल लीनियर मोमेंटम के। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम से मेरे कहने का मतलब है m इंटू यू, दिस इज सेम एज m इंटू वी प्लस m इंटू वी। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ रही है, v इज इक्वल टू u बाई 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, u बाई 2 आ रहा है। चलिए v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग लगा सकते हैं क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, विच इज शुरुआत की काइनेटिक प्लस शुरुआत का पोटेंशियल इज बाद की काइनेटिक प्लस बाद का पोटेंशियल। शुरुआत में काइनेटिक कितना है, शुरुआत में काइनेटिक कितना है, हाफ m u स्क्वायर के बराबर है। शुरुआत में पोटेंशियल कितना है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत में पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। बाद में काइनेटिक कितना है, तो बाद में काइनेटिक है हाफ m v स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि काइनेटिक तो दोनों के पास है। और बाद में जो सेपरेशन है उसके लिए, सॉरी, बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज k, बाद की जो पोटेंशियल एनर्जी है तो ये है k टाइम्स ऑफ q स्क्वायर बाई r मिनिमम के बराबर, ठीक है। आई बात समझ, तो कितना हो जाएगा बताइएगा, ये हाफ m u स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं, माइनस m v स्क्वायर, और v कितना है u बाई 2, यानी कि m u स्क्वायर बाई 4, दिस इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई r मिनिमम। m u स्क्वायर बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ m u स्क्वायर बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू m u स्क्वायर बाई 4, दिस इज k q स्क्वायर बाई r मिनिमम। तो r मिनिमम इज 4k q स्क्वायर बाई m u स्क्वायर, ऑल राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, ठीक है। क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दे रखी है mg बाई क्यू के बराबर है। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ये रहा पार्टिकल, मास है m, चार्ज है q।
ये एक इंसुलेटेड रॉड के एक एंड से अटैच्ड है, पार्टिकल को यहां से किया गया है रिलीज, और आपसे बताया जा रहा है कि जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजरेगा तो इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दो। एंगुलर छोड़िए, हमें तो लीनियर भी मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? ठीक है भाई। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। यही दो पोजीशंस हैं, एक इनिशियल है दूसरा फाइनल है। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके ना? ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब बताइएगा कि जब ये इनिशियल से फाइनल की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है या घटा है? क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल कम होता है। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा। ऑल राइट ऑल राइट, कितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होगा। चार्ज हो गया क्यू, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी। तो डी कौन सा? डी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग का ये वाला डिस्टेंस। यदि ये एल है तो ये वाला डिस्टेंस है एल कॉस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस है एल साइन थीटा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी घटा? क्यू ई एल साइन थीटा के बराबर का पोटेंशियल एनर्जी घटा। ये ऊपर से नीचे आया तो कोई और एनर्जी घटी क्या? यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी। कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटा? mgh के बराबर। ठीक है, यदि ये L था, ये पूरा भी L है, ये L cos थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? L माइनस L cos थीटा, यानी L1 माइनस cos थीटा। तो कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटा? तो mgL 1 माइनस cos थीटा के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो घटा है, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ग्रेविटेशनल, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। आ रही बात समझ? यही तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू ई एल साइन थीटा। ई की वैल्यू डाल दूं क्या? ई इज इक्वल टू है mg बाई क्यू, ठीक है, इंटू एल इंटू साइन थीटा प्लस mgl माइनस mgl cos थीटा। दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ऑल राइट, क्यू से क्यू घटा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां से m से m भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ रहा है gl प्लस gl साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई थीटा कितना है? 45, तो साइन 45 माइनस कॉस 45 कितना हो गया? 0। दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना आ गया? वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ gl हो गया। यदि वेलोसिटी इतना है, ठीक है, वेलोसिटी फिर ये 2 इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gl आ जाएगा। यदि वेलोसिटी अंडर रूट 2gl है तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल के बराबर होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू v बाई एल होगा, यानी अंडर रूट 2gl बाई एल। ठीक है, तो अंडर रूट 2g बाई एल, इतनी वेलोसिटी। ठीक है, क्या ग्रेविटेशन वाला ये नीचे से बॉडी ऊपर से नीचे आई है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है। कितना कम हुआ है? mgh के बराबर कम हुआ है। h कितना है? h है ये पूरा क्या था? l, और यहां से यहां तक क्या है? l cos थीटा, तो l में से l cos थीटा माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम बताइए। तो भाई 8 के लिए निकाल लिया तो 3 के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितने पेयर हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर।
तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ऑलराइट, ये पहला हो गया। हाँ, दूसरा मेन सवाल ये है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्राइंगल टू a/2। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, साइड a था, मैंने l ले लिया है, कोई नहीं, इसको l ही कर देता हूं, l/2 करना है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाकर यहां तक लेकर आना है, इसको यहां से उठाकर यहां तक लेकर आना है, इसको यहां से उठाकर यहां तक लेकर आना है, सच दैट अब ये तीनों चार्ज पार्टिकल जिस ट्राइंगल के वर्टेक्स पर हैं उस ट्राइंगल की साइड L नहीं बल्कि L/2 के बराबर है। कितनी है? L/2 के बराबर। तो इस ऐसा करने में, मतलब चार्ज को इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां और इसको यहां से यहां तक लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? किसका वर्क? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। किसका वर्क? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल बोले तो तब की पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस एक ऐसे ट्राइंगल पर हैं जिसके लिए साइड की वैल्यू L/2 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई L/2 माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू स्क्वायर बाई L। ये किसका वर्क है? एक्सटर्नल एजेंट का। यदि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछ लिया जाता तो क्या जवाब देते? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क इज माइनस टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि वर्क निकालना होता तो ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल का निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इनिशियल पोटेंशियल में से फाइनल पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए। इनिशियल बोले तो तब का पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस के बीच का सेपरेशन L है। हाँ, ये 3 के श्योर मैडम। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़े। 2 प्रॉब्लम और मैं पूछ लेता हूं। चलिए, अगला सवाल ये है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके ये नीचे बेस पर जो 2 प्लस क्यू पड़े हैं ये तो फिक्स्ड है। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? ये दोनों चार्जेस बिल्कुल फिक्स्ड। ऊपर वाले वर्टेक्स पर एक चार्ज पड़ा है जिसके लिए वैल्यू है -q, मास है m। सवाल ये पूछा जा रहा है इसको कितनी वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करें कि ये इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एस्केप कर जाए, कहीं से भी जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव है, वो जो रास्ता लेगा उससे वर्क डन वगैरह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इसे कितनी स्पीड से थ्रो करें ताकि ये इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड से एस्केप कर जाए यानी कहां पहुंच जाए? तो पहुंच जाए लिटरली इंफिनिटी पर। क्या? बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, लगाइए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो शुरुआत इनिशियल पोजीशन आपको दे रखा है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन तो आपको दे ही रखा है। फाइनली इस चार्ज पार्टिकल को कहां पहुंचाना है? इंफिनिटी पर। ठीक है, तो ले देके एक ही रास्ता है, क्या? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की शुरुआत की काइनेटिक प्लस शुरुआत का पोटेंशियल इज इक्वल टू बाद की काइनेटिक प्लस बाद का पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक कितना है? इनिशियल काइनेटिक हमें देना है, इनिशियल काइनेटिक इज ½ mv²। इसको ये लोग दोनों तो फिक्स्ड हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने टर्म्स बनेंगे? 3। ठीक है, 3। एक इसका इससे और इन दोनों का क्या? हाँ, -q है। कितने टर्म्स बनेंगे? टर्म्स कितने बनेंगे? एक इसका इससे। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन पोटेंशियल है वो तो फाइनल में भी बनेगा, ना। चलिए मैं एक बार के लिए लिख ही देता हूं कि इन दोनों का कितना हो गया? तो k -q इंटू कैपिटल Q बाय दोनों के बीच का सेपरेशन L, और ऐसे 2 टर्म्स है। ठीक है, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन पोटेंशियल, तो दिस इज kq² बाय L। फाइनल काइनेटिक कितना होगा? तो भले ही इंफिनिटी पर पहुंचकर ये रुक जाए, इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लेते हैं 0, और इंफिनिटी पर जब ये पहुंच चुका है तो फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बस इन दोनों का है विच इज kq² बाय L। तो ये kq² बाय L, सॉरी, ये kq² बाय L और ये kq² बाय L तो कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज ½ mv² इज k स्मॉल q कैपिटल Q बाय L इंटू 2।
तो यहाँ से हमारे पास ये वेलोसिटी कितना आ गया, तो वेलोसिटी आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q बाई m इंटू एल का अंडर रूट, होगा ना? ठीक है, एक लास्ट बता दीजिएगा। चलिए आइए एक लास्ट सवाल हम लोग इसके ऊपर और निपटाते हैं। ऐसा है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पर फिक्स है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ये यहाँ पर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d दिखा रखा है। इस दूसरे चार्ज पार्टिकल को किसी v स्पीड से थ्रो किया गया है इसकी तरफ। आपसे पूछा गया है कि ये q1 और q2 के बीच का मिनिमम सेपरेशन बता दीजिए। तो मिनिमम सेपरेशन के पहले ये बताइए कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। रिपल्सिव फोर्स की वजह से कुछ ऐसा ये भागेगा, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का कुछ मोशन रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा लाइन ऑफ मोशन रहा होगा इसका, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ऑलराइट। तो मिनिमम सेपरेशन कब आएगा? मिनिमम सेपरेशन तब आएगा जब दोनों को जोड़ने वाली लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर इसके पास सारी की सारी वेलोसिटी हो। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस Q2 की सारी वेलोसिटी हो, सॉरी ये मिनिमम लिख दिया मैंने। मैं ये कहना चाह रहा था, ये फिर से सुनिएगा, कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी रही होगी। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी रही होगी, ऐसी, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। अब ये बताइए मिनिमम सेपरेशन जिस इंस्टेंट पर आएगा उस समय क्या हुआ होगा? तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी Q2 की, वो Q2 की वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाली लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर रहा होगा। यानी कि लेट से इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो इधर कहीं है, ये वेलोसिटी v डैश है, और ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, दिस इज आर मिनिमम। तो ये एंगल 90 डिग्री का रहा होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये एंगल 90 का नहीं होगा तो इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग आ जाएगा, और वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग आ जाएगा तो वो दोनों के बीच की सेपरेशन को और कम करेगा। मेरे कहने का मतलब है, अभी देखिएगा अभी क्या होगा। अभी ये वेलोसिटी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट दोनों के बीच के सेपरेशन को कम कर रहा है ना। ऑलराइट, तो ये कम होते 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 ये यहां कहीं पर लेट से दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो गया है, और ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कुछ v डैश है जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं क्या, सबसे पहले तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। तो यदि आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो आप बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? सिर्फ एक पार्टिकल के पास, हाफ mv²। शुरुआत में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा बड़ा है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बात की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv डैश का स्क्वायर। बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो k q1 q2 बाई r मिनिमम है। ठीक है, हमें यही r मिनिमम ढूंढना है, लेकिन पंगा ये है कि v डैश भी नहीं पता है। तो v डैश नहीं पता है, उसके लिए एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है कि इन दोनों के बीच काम करने वाला जो फोर्स है इकलौता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी पोजीशन पर देखिए तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लगा है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लगा है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा इसी पॉइंट से गुजर रहा होगा। इस पॉइंट का नाम O निकाल देते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट कोई एफ नेट है क्या? इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नेट है क्या? नहीं। इस पॉइंट O के अबाउट कोई टॉर्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो इसी पॉइंट O से ही होकर गुजर रहा है। तो इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट O कितना है? 0 है। तो आप इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम।
जो हमें बताता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। याद है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो शुरुआत में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम m इंटू यू इंटू दिस d, ये होगा एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो सॉरी, ये u नहीं था, ये v था। दिस इज m इंटू वी इंटू डी इज इक्वल टू एम वी डैश इंटू आर मिनिमम। ठीक है, तो m से m गया और यहां से हमारे पास v डैश की वैल्यू आ चुकी है वी डी बाई आर मिनिमम। v डैश की वैल्यू उठाकर यहां से यहां रख दीजिए, तो ये r मिनिमम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आपके पास r मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। एक रियल, दोनों रियल नहीं आएंगे, दोनों रियल नहीं आएंगे, दोनों रियल नहीं आने चाहिए। एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि टॉर्क नेट इस पॉइंट ओ के अबाउट जीरो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो इसी पॉइंट ओ के अबाउट गुजर रहा है। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, तो आर कितना हो गया? जीरो हो गया। समझ गए ना? ठीक है।